आज की क्लास साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप लोग हमेशा देखते होंगे कि कंपनी में आए दिन इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। CSO रात को इवनिंग रोल कॉल में बताते भी हैं कि आज इतना का धोखाधड़ी हुआ, आज इतना का धोखाधड़ी हुआ। तो इसी से बचाव के लिए आज का ये क्लास दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि साइबर स्पेस, साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहला वर्ड है साइबर। ठीक है, साइबर से क्या समझते हैं? साइबर का मतलब क्राइम नहीं होता। साइबर स्पेस का मतलब कोई और बताना चाहेगा? क्राइम तो उसका मिसयूज करने से होता है। ठीक है, साइबर स्पेस का कोई मतलब बता सकता है? इंटरनेट। तो साइबर स्पेस को बोला जाता है इंटरकनेक्ट जो बोले ये, और वर्चुअल स्पेस का यूज़ करके और डिजिटल कम्युनिकेशन का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को जब एक साथ मिलाया जाता है तो बनता है साइबर स्पेस। ठीक है, अब आते हैं साइबर स्पेस में भी उस टॉपिक पे जिस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, यानी साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या समझते हैं? सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सुरक्षा। तो जो हम लोग साइबर स्पेस में जिस तरीके से यूज़ करते हैं उसमें किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें सेफली हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे वेपन में भी तो होता है कि सेफ्टी लॉक लगा के रखते हैं हम लोग। अगर सेफ्टी लॉक नहीं रहे तो क्या होगा? एक्सीडेंटल फायर हो सकता है, कोलैटरल डैमेज हो सकता है। तो सेम चीज़ साइबर स्पेस में भी है कि अगर हम इसको सेफ्टी यूज़ ना करें तो वो हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। अब हम आते हैं साइबर सिक्योरिटी के सबसे इम्पोर्टेंट पहलू पे, यानी जो बता रहे थे साइबर फ्रॉड। तो कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि 2020 से लेकर 25 तक कितना साइबर फ्रॉड हुआ होगा? कितना का तो अमाउंट चलो हम बता देते हैं आप लोग को कि 52,000 करोड़ का हुआ था 2020 से लेकर 25 तक। और ये 52,000 करोड़ सुनने में आप लोग को लगेगा कि कितना अमाउंट है, क्या है, कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा। ये डेटा I4C का है और इस डेटा के अनुसार अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो हमारे SSB का स्ट्रेंथ है 1 लाख, अराउंड 1 लाख पर्सनल है हमारे SSB में। अगर हम हर एक इंसान को 50 लाख दें तो जाके 52,000 करोड़ के पास पहुंचेगा, यानी 2 लोग 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे। इतना का साइबर फ्रॉड हुआ है। इस वजह से थोड़ा सा आज की क्लास पे आप लोग अटेंशन दें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई है देश सेवा का भावना तो है ही, लेकिन अगर आज किसी को बोल दिया जाए कि नॉर्मल केस में अगर वार्ड सिनारियो है तो सब बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, लेकिन नॉर्मल केस में बोल दिया जाए कि आपका सैलरी बंद है, आप देश सेवा के लिए आइए, सबके मन में डाउट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे देश सेवा का भावना तो है ही, लेकिन एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जरिया है। तो जब हम पैसा इतना मुश्किल से कमाते हैं तो उस पैसे के बचाव के लिए ये जो साइबर, जिसको हम लोग बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम ज़्यादा इसके लीगल एस्पेक्ट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट में जाने का मतलब हुआ कि वो आप लोग के लिए दिमाग से ऊपर ही जाएगा। जो आप लोग के काम का चीज़ है वो हम ज़्यादा बताएंगे, और लीगल एस्पेक्ट बस आपको बता देंगे कि आप लोग जान जाए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट, साइबर क्राइम जो बता रहे थे, साइबर क्राइम में भी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो आपका फाइनेंशियल फ्रॉड्स। वही मेरा मेन आज का एजेंडा होगा कि हम उसको एड्रेस करें और उससे बचाव का तरीका आप लोग को बताएं। उसके बाद साइबर एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब कोई जानता है? तो साइबर स्पेस में जासूसी कैसे होता है? कोई तरीका बहुत सारा है। वो आपका सेंसिटिव डेटा ले सकता है, मतलब आज के टर्म्स में उसको बोला जाता है मैन इन द मिडिल, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये सब तरीका से आपको साइबर एस्पियोनेज में यूज लिया जा सकता है। मैन इन द मिडिल का मतलब क्या होता है? नाम से क्या लग रहा है? बीच में कोई इंसान खड़ा हो गया, जैसे पंकज साहब मान साहब से बात कर रहे हैं और बीच में जाके कन्हई साहब बैठ गए, तो ये दोनों जब बात करेंगे तो सब कन्हई साहब सुनेंगे। इसको बंद कर दीजिए, जरूरी नहीं। अच्छा, वो कमांड से ठीक हो जाएगा। तो मैन इन द मिडिल का मतलब ये होता है, और इसमें बहुत सारा तरीका यूज होता है। कर लिए टेस्ट? तो इसमें बहुत सारा तरीका होता है, जिसमें से कोई फिशिंग का नाम सुना है? फिशिंग में क्या होता है? ये वैसा ही फिशिंग है, लेकिन इसका स्पेलिंग PHI होता है, और नाम से जैसा लग रहा है ये भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम लोग मछली के लिए जाल फेंकते हैं
जाल में लगाते हैं उसके लिए कुछ खाने के लिए, और मछली आता है उसमें। सेम तरीके से फिशिंग में होता है कि फिशिंग में आपको एक लिंक आएगा जिसमें कुछ ऐसा चीज़ अटैच होगा जो आपको कहीं और ले जाएगा, लेकिन वो आपको दिखाएगा कि वो किसी और चीज़ के लिए है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। उसके बाद साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर से क्या समझते हैं आप लोग? करीना उस्ताद, क्या लगता है वॉरफेयर का मतलब? युद्ध का मैदान, युद्ध, ऐसा कुछ लग रहा है ना? तो जब साइबर स्पेस का यूज़ हम लोग युद्ध के जैसा करते हैं तो वो साइबर वॉरफेयर कहलाता है। आज के समय में साइबर वॉरफेयर का बहुत सारा तरीका है। साइबर वॉरफेयर का तरीका है कि आजकल सब कुछ डिजिटल है, चाहे वो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या फिर कहीं से भी मिसाइल ऑपरेट करने का कमांड सेंटर हो, सब डिजिटाइज है ना। तो अगर कहीं पे भी कुछ लूप होल मिला तो सीधा इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी पे आएगा। ये सब इम्पोर्टेंट उनके लिए है जो ऑफिस में बैठे रहते हैं। ऑफिस में आप लोग जितना भी डेटा से आप हैंडल कर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम डेटा सेंसिटिव डेटा होता है। तो आप उन कंप्यूटर्स का यूज़ पर्सनल यूज़ के लिए ना करें। ऐसे तो सब कंप्यूटर मेरे ख्याल से इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड होंगे जिन पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहता होगा, लेकिन बाकी भी कंप्यूटर्स पे ऐसा कुछ आप लोग उसमें यूज़ ना करें, उसको पर्सनल कैपेसिटी में बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि ऐसा कुछ आ गया तो अभी आपको पता नहीं चलेगा। जैसा कि अक्षय कुमार का मूवी था हॉलीडे सर, उसमें स्लीपर सेल के बारे में तो सुना है। सेम तरीके से बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, वो आपके कंप्यूटर में पड़े रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब उनका ज़रूरी होगा तो उसको एक्टिव किया जाएगा। इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को अलर्ट रहने का ज़रूरत है। और साइबर वॉरफेयर के बारे में आपको बता देते हैं कितना सीरियस मैटर है, शायद इससे आपको समझ में आए कि नाटो का नाम सुना है ना सब। नाटो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ग्रीनलैंड की वजह से जो आजकल चल रहा है यूरोप में, इस वजह से नाटो को ज़्यादा ही न्यूज़ में है। तो नाटो ने अपना एक पर्टिकुलर विंग बनाया साइबर स्पेस के लिए, और वो मानते हैं कि साइबर स्पेस वॉरफेयर का एक डोमेन है। डोमेन का मतलब जैसे हम लोग मानते हैं कि जल, थल और वायु, ये भी एक वॉर का डोमेन है। डोमेन का मतलब युद्ध क्षेत्र है। इसी तरीके से इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि साइबर स्पेस भी एक युद्ध का क्षेत्र है। यहाँ तक कि यूएस ने तो अपना एक कमांड सेंटर भी बनाया हुआ है, साइबर स्पेस कमांड सेंटर। तो जब मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो तो उसे थोड़ा सीरियस लेने का जरूरत है। ठीक है, अभी उसको इलेक्ट्रिसिटी आपको बताते हैं। ये हम इस चीज़ को बताना चाह रहे थे क्योंकि ये बहुत हाई लेवल का बात है, लेकिन फिर भी हम इसका डिस्कशन, जैसे पंकज साहब बताएं, इसका हम डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। वेनेजुएला के साथ साथ एक बार यूएस में ही जो उनका पाइपलाइन से गैस सप्लाई होता है उसको हैक कर लिया था हैकर्स ने, जिसको हम लोग DDoS शुरुआत में बोले थे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। उसका यूज़ करते हुए उन्होंने उस चीज़ को यूज़ करने से ही उनको रोक दिया था, और इसके बदले में उन्होंने उनसे डिमांड किया था पैसा। और पैसा किस फॉर्म में? अगर हम हार्ड करेंसी देंगे तो ट्रैक हो जाएगा। UPI तो है नहीं कि UPI किए और बैंक अकाउंट में गया और पता चल जाएगा। तो उन्होंने यूज़ किया था क्रिप्टो का, और वो मामला न्यूज़ में, इसके बाद जब उन्होंने शुरुआत में वहाँ पे जब रोक लगाया तो ये न्यूज़ में था। फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बाद इससे न्यूज़ को हटा दिया गया। तो इस तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट में कभी भी हो सकता है। आप देखे होंगे कि जब अभी ये कैसे होता है, ये कैसे होता है कि अचानक से इतना गवर्नमेंट का इतना सिक्योर साइट हैक हो गया, लूप होल की वजह से। लूप होल, और हमारे आपके जैसे किसी मतलब कोई एम्प्लॉय ने जाके कुछ वहाँ पे गलती की हो, क्योंकि वो जो सर्वर होता है बहुत ज़्यादा सिक्योर, कंपाउंड में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से उसको रखा जाता है। इतना क्रिटिकल अगर कोई इंफ्रा है तो उसको बहुत ज़्यादा सिक्योर प्रीमाइसेस में ही वो रहता है। वहाँ पे घुसने का एक ही तरीका है कि किसी को ऐसा यूज़ किया जाए जो गलती से वो, क्योंकि जानबूझ के तो कोई करेगा नहीं, है कि नहीं। विजय साहब तो जानबूझ के करेंगे नहीं ऐसा कुछ, लेकिन अगर इनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव की वजह से ऐसा कुछ ये कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी साइबर टेररिज्म का नाम सुना है सबने? साइबर टेररिज्म ये क्या होता है? जो अभी हम एग्जांपल दिए यूएस वाला केस, वो है साइबर टेररिज्म। कि किसी को आप धमका के कि हम आपका यूज़ करके न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको कोई हैक कर ले और बोले कि अगर हमें इतने पैसे नहीं मिले तो हम रेडियो एक्टिव मटीरियल से इसको रिलीज़ कर देंगे।
सुनने में लग रहा है नहीं ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कुछ लग रहा होगा दिमाग में, लेकिन जब सब चीज़ ऑपरेट अगर डिजिटल डोमेन में हो रहा है तो पॉसिबल है। तो जब इसको यूज़ किया जाता है बताने के लिए या फिर ल्योर करने के लिए कि आप एक काम करें, तो वो आता है साइबर टेररिज्म के दायरे में। बाकी अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो है आपका फाइनेंशियल फ्रॉड। इस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। इससे पहले जो भी था वो बस हम आपकी जानकारी के लिए आपको बताए हैं कि आप अलर्ट रहें, अवेयर रहें, लेकिन जो आपको डेली ट्रबल कर सकता है, फिर डेली इम्पैक्ट कर सकता है, वो है आपका फाइनेंशियल फ्रॉड। पहले हम फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में बात करेंगे और फिर फाइनेंशियल लॉस के बारे में बात करेंगे। फ्रॉड और लॉस के बीच क्या फ़र्क है, कोई बताएगा? बताइए ना कि उस्ताद, फ्रॉड और लॉस सुनने में क्या लग रहा है? गलत भी हो कोई दिक्कत नहीं। अब ज़्यादा तो फिर जैसे पैसा डाल देगा तो वो तो फाइनेंशियल लॉस ही होगा। फ्रॉड क्या है? फ्रॉड और लॉस फ्रॉड हो गया धोखाधड़ी से, और जैसे कि किसी को धोखा करके, और लॉस हो गया फाइनेंशियल लॉस, जैसे कि मेरा खुद का पैसा है लॉस हो गया। एकदम सही। जो फ्रॉड होता है उसमें आपसे गलती करवाया जाता है, यानी सामने वाले ने पहले ही आपको, उसका इंटेंट क्लियर है कि वो आपको बरगलाना चाहता है, वो आपका मतलब वो इलीगल तरीके से वो पैसा एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है, ये वो फ्रॉड। लॉस क्या होता है कि वो लीगल तो है लेकिन वहाँ पे पैसा हम अपने गलती की वजह से लॉस कर रहे हैं। चलिए आगे हम बताएंगे फाइनेंशियल फ्रॉड और लॉस के, जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोगों को क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जो भी जिनको भी नींद आ रहा है थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज़ है, समय के साथ टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रहा है और ये जो हम बोल रहे हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट्स, ये भी इनका भी डोमेन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो आज हम जानते हैं हो सकता है कल कुछ नया आ जाए। बहुत चीज़ हमको भी नहीं पता है कि जैसे कि कहावत नहीं है कि हमेशा चोर से 2 कदम आगे रहता है ना, उसी तरीके से डिजिटल चोर भी 2 कदम आगे ही रहते हैं हमेशा। थोड़ा सा अटेंशन आप लोग इधर दे दें। तो सबसे पुराना एक फ्रॉड जो कि मेरे होश होने से है, जो सबसे पुराना फ्रॉड है जो हम मेरे होश होने से लेके अभी तक चलते आ रहा है, वो है OTP स्कैम। OTP स्कैम किस किस के पास फोन आया हुआ है कि आपका बैंक अकाउंट लॉक हो जाएगा, ATM कार्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कॉल आया है किसी के पास? हाँ सर। और वो मैक्सिमम लोगों के पास मेरे ख्याल से 70-80% जनता यहाँ पे होगी, उनके पास ये कॉल आया ही होगा। सबसे पुराना यही है OTP स्कैम। OTP स्कैम के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम 2-3 लाइन में इसको सम अप कर देते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा बातचीत करने का जरूरत उनको लगता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अवेयरनेस ठीक ठाक है। इसमें ये होता है कि सामने से आपको कॉल किया जाता है और बोला जाता है कि आपका ATM या फिर बैंक अकाउंट जो है वो लॉक हो गया है, इसको अनलॉक करना है, तो आपके फ़ोन पे OTP जाएगा, आप OTP बता दीजिए। तो उस समय भी इससे बचने का सबसे सेफ तरीका क्या, बोले मेरे बैंक अकाउंट मेरे घर के बगल में, हम जाके चेक कर लेंगे। कोई कभी भी किसी भी हाल में OTP ऑनलाइन शेयर नहीं करना है। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो वन टाइम पासवर्ड आप किसी के साथ शेयर करते हैं? अगर हम मान लीजिए सचिन उस्ताद से बोले कि आप अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड दीजिए, आप देंगे? नहीं देंगे। फेसबुक का पासवर्ड मांगे कोई देगा? तो ये जो OTP आता है डिजिट में 6 डिजिट का आपको लगता है डिजिट ही तो है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पासवर्ड की वजह से, पासवर्ड से ज़्यादा। कारण ये है कि अगर फेसबुक इंस्टाग्राम हैक हो गया तो बस आपका डिजिटल प्रोफाइल गया, ये हैक हुआ तो आपका पैसा गया, ठीक है। उसके बाद एक और स्कैम आया था जो कि ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं था, वो था ATM कार्ड डुप्लीकेसी। इसके बारे में कोई जानता है? कोई बताना चाहेगा? ATM कार्ड डुप्लीकेसी नाम सुन के क्या लग रहा है? कोई? देखिए आप लोगों को पता है, हम जानते हैं, पता है, लेकिन आप लोग बोल नहीं रहे। जब तक बोलेंगे नहीं, क्योंकि इंटरेक्टिव बनेगा तो आप लोगों को भी मजा आएगा। वन साइडेड चलेगा तो फिर वही होगा कि आधों का गर्दन ऐसे झुकेगा, नाश्ता करके बैठे हैं सभी। थोड़ा सा नींद से बचने के लिए हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग जवाब देते रहे, आप लोग इसमें इंडल्ज रहे, ठीक है। तो ATM कार्ड डुप्लीकेसी में क्या होता था कि जो ATM मशीन होता था, जो टेलर मशीन जो पैसा देता है, वहाँ पे जो कार्ड हम लोग डालते थे, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट वो लगा देते थे, जिससे जो आपका कार्ड है वो रीड कर लें
और वो उसको डुप्लीकेट फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये स्कैम से बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये था कि आप जब भी किसी अननोन जगह पे जाए, नोन जगह पे तो आपके घर के बगल का ATM तो आपको पता है कि तो घर के सामने कोई कैसे इसको मिसयूज़ कर रहा है, लेकिन मिसयूज़ वहाँ पे भी हो सकता है। तो कहीं पे भी जाएँ तो आप एक बार पहले देख लें, उसको हिला के, ज़्यादा कस के नहीं हिलाना, पता चला आप तोड़ के निकाल लिए। हल्का सा हिला के देखें, अगर वो लगे आपको कि हाँ ये इसमें फिटेड नहीं है, बाहर से लगाया गया है, तो उस मशीन को अवॉइड कर लें, वहाँ पे जो गार्ड है उसको बोले आप, ठीक है। लेकिन ये स्कैम बहुत कम हो गया क्योंकि अब ज़्यादातर बैंक्स में CCTV कैमरास लग गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा होता था। तीसरा स्कैम, वीडियो कॉल। पहले अचानक से कहीं से अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता था, बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम हुआ है। वीडियो कॉल आया और आपने उठा लिया और सामने जो है वो कुछ ऑब्सीन वीडियो चला दिया नेट से डाउनलोड करके, और उसमें आपका वीडियो रिकॉर्ड हो गया कि आप उस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता था आपसे पैसा एक्सटॉर्ट करने में। उस वीडियो का आपको हवाला देके कि आपके घर वालों को बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके से डर को टैप करके वो आपसे पैसा मांगते हैं। पहला चीज़ ये है कि कभी भी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आए मत उठाइए, ठीक है। अगर अनजान, फिर आपको मन में डाउट आएगा कि हो सकता है विजय उस्ताद के पास जितेंद्र उस्ताद का नंबर सेव ना हो और ये इनको वीडियो कॉल करें, ये क्या बनता है ना। तो आप फ़ोन काटिए, जो कॉल आया उसको प्रोफाइल में जाइए और ऊपर देखिए, आप दोनों हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में सेम ही होंगे आप लोग, या तो अपने कंपनी के ग्रुप में, एक्चुअली किसी ग्रुप में सेम नहीं है तो उस नंबर पर ऑडियो कॉल कर लीजिए आप, ठीक है। लेकिन अनजान नंबर से वीडियो कॉल नहीं उठाएंगे, ये तो बंद हो चुका है अब, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जो चीज़ चला गया वो दोबारा ना हो। अब एक और स्कैम जो कि ये थोड़े से ज़्यादा अवेयर लोगों में होता है, लेकिन वो इस तरीके से होता है कि वो अवेयरनेस को यूज़ नहीं कर पाते। जैसे कि विमल उस्ताद है, विमल उस्ताद के बैंक में कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है, इनका ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, ATM जा रहे हैं, ATM ब्लॉक बता रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कि मान लीजिए इनका अकाउंट SBI में, ये सर्च कर रहे हैं कि SBI कस्टमर केयर नंबर। तो कभी आप लोगों ने गौर किया हो या ना किया हो, जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल पे पहला 2-3 लिंक ऐड होता है, देखें, कोई गौर किया है? पहले 2-3 फीड में सर्च रिजल्ट आता है, उस पर बगल में लिखा रहता है छोटे छोटे लेटर्स में AD, ऐड, देखिए ना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो ठग होते हैं, साइबर ठग, वो उसका यूज़ करते हैं और वहाँ पे अपना सेम टू सेम, जैसे SBI का ओरिजिनल साइट है, सेम टू सेम कॉपी करके एक नया साइट बना लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे SBI का लिखा होगा sbi.co.in, जैसे कि लिखा रहता है, मान लीजिए SBI के साइट पे लिखा रहा है sbi.co.in, ये जो .co.in है इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन नेम, ठीक है। जैसे SBI का ओरिजिनल तो हमको याद नहीं डोमेन नेम क्या है, लेकिन हम एक एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं, तो हो सकता है sbi.com भी हो, लेकिन मेरे ध्यान शायद .co.in ही है। तो ये जो .co.in है इसको डोमेन नेम बोलते हैं हम लोग, और ये साइबर ठग्स क्या करते हैं कि इसी से मिलता जुलता कोई और डोमेन नेम ले लेंगे, जैसे SBI मान लेते हैं यहाँ पे .com नहीं, .com तो ऑथराइज ही है, चलिए मान लीजिए XYZ, ठीक है, ये भी डोमेन नेम है, ठीक है। तो ऐसा कोई डोमेन नेम वो ले लेंगे, आप तो आगे का देखेंगे SBI, बगल में देखेंगे कि SBI का लोगो भी दिखा रहा है, ठीक है, तो आपको लगेगा साइट है SBI का। जो ओरिजिनल साइट होगा उसका आइडेंटिफिकेशन आपको है कि 4-5 पेज अंदर स्क्रॉल कीजिए, आपको अपने आप अंदर का लिंक्स में, तो ये जो फेक वेबसाइट होते हैं वो इतना डीप में कभी नहीं बनाएगा। उसको तो मेन मोटो जिस पेज से उसी पेज को डिजाइन करने में अपना एफर्ट डालेगा, और वहाँ पे क्या करेगा, कस्टमर केयर नंबर में अपना ही नंबर डाल देगा। आप उसको कॉल करेंगे, बोले हैं कि मेरा बैंक अकाउंट नहीं चल रहा है, विमल उस्ताद बोले हैं कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये विमल उस्ताद को पहले थोड़ी देर समझाएंगे, जैसे कस्टमर केयर बात करते हैं उसी तरीके से बात करेंगे कि हम आपकी परेशानी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका कॉल हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, पूरा प्रोसेस उनका आपको सुन के लगेगा कि हाँ ये ओरिजिनल है। सबसे बड़ा तरीका है फ्रॉड करने का कि ओरिजिनल जैसा
दिखना और ओरिजिनल जैसा बिहेव करना, एकदम वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। भले वो 2 लोगों को लेकर दिखाएंगे कि हम आपका कॉल सुपीरियर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो रिंगटोन भी बजाते हैं, सब कुछ कर लेंगे, फिर आपको बात कराएंगे वो अपने ही में से किसी से। वो आपको बोलेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, बैंक अकाउंट से भी सॉल्व नहीं हो सकता है। आप एक काम कीजिए, अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और वो ऐप क्या होगा, ये सिस्टम को देखेंगे आप, स्क्रीन मिररिंग, इस नाम से क्या समझते हैं आप? स्कैन का फोन का कंट्रोल दूसरे के पास। एकदम जैसे मिरर में हम अब खड़ा रहते हैं तो मिरर में क्या नजर आता है, वो हम सेम चीज़ वहाँ पे होगा। वो आपसे स्क्रीन मिररिंग का ऐप डाउनलोड, इसका नाम स्क्रीन मिररिंग नहीं होगा, वो उस कैटेगरी में आता है, नाम कुछ भी हो सकता है, उसका नाम हम कन्हैया साहब के नाम पर रख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो, जैसे प्ले स्टोर में क्या है, प्ले स्टोर में आप ऐप कोई भी बनाता है वो ऑथराइज करवा के प्ले स्टोर से वहाँ पे लिस्ट हो सकता है। और स्क्रीन मिररिंग का जो मेन मोटो था बनाने का, जिस वजह से प्ले स्टोर से अलाउ किए हुए है कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके एक्टिविटीज़ पर आप नज़र रख सकें, मतलब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर गार्डियनशिप लाने के लिए इसको लाया गया था। इसका मिसयूज़ हो, हर एक चीज़ का मिसयूज़ हो सकता है। कोई भी चीज़, तलवार भी है तो तलवार 2 धारी तलवार जो है खुद को भी काट सकती है ना। तो सेम चीज़ इसका भी है। तो वो स्क्रीन मिररिंग ऐप आपसे डाउनलोड करवाएंगे, वो बोलेंगे कि आपके फ़ोन में लॉगिन कीजिए और जो OTP नज़र आ रहा है, OTP नहीं हो, बोलेंगे जो डिजिट नज़र आ रहा है, OTP बोलते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है कि ये तो OTP मांग रहा है। वो बोलेंगे कि जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो बताइए। और जो स्क्रीन पे लिखा रहता है वो होता है शेयरिंग पासवर्ड। वो शेयरिंग पासवर्ड आप जैसे ही बताते हैं आपका स्क्रीन पूरी तरीके से कॉपी हो जाएगा। और स्क्रीन कॉपी होते ही फिर आपके फ़ोन में जितना OTP जो भी कुछ आएगा वो उसके पास उसका कंट्रोल है, फिर आप अपने फ़ोन का कंट्रोल खो चुके हैं। इन सबसे बचना कैसे हम लास्ट में आपको बताएंगे, पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा फ्रॉड है, ताकि आप लोग इसको लेके थोड़ा सा अवेयर हो जाए, इससे बचाव का तरीका सीख लें। एक और स्कैम है जो आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, जिसको बोला जाता है रोमांस स्कैम। इसका मतलब क्या हुआ कि आजकल एक प्रचलन चला हुआ है डेटिंग ऐप्स को यूज़ करने का। ये तो हम पूछेंगे नहीं कितने लोग डेटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करता होगा हाथ उठाएगा नहीं। तो जो डेटिंग ऐप्स हैं उनका यूज़ करके साइबर ठग्स सामने वाले को फंसाते हैं, उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं। और इसमें तरीका क्या होता है इनका एक्सटॉर्ट करने का, या तो वो किसी लड़की का सहारा लेके, या फिर आजकल तो फ़ोन में ही बहुत सारी सेटिंग है जिससे आप फीमेल वॉइस बना सकते हैं और फीमेल के लिए मेल वॉइस बन सकता है। तो उस ऐप को यूज़ करके उस वॉइस में आपसे बात करेंगे, शुरुआत में आपका ट्रस्ट जीतेंगे, ट्रस्ट जीतने के बाद आपसे फिर पैसे वो डिमांड करेंगे। और एक्सट्रीम केसेस में, जैसे 2-3 केसेस आए हुए हैं दिल्ली, पुणे, इन सब में, खासकर जो फीमेल कांस्टेबल है, इसको लेके आप लोग थोड़ा सा आसपास के लोगों भी, और जो मेल है वो भी, आप लोग आसपास जो भी फीमेल्स हैं उनको भी इस चीज़ से अवेयर कराएंगे। होता क्या है कि दिल्ली और मेरे ख्याल से मुंबई में 2-3 केसेस ऐसे आए हुए हैं जिसमें डेटिंग ऐप्स को यूज़ करके डेटिंग करने के लिए कोई जाता है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे मिसअप होता है। ठीक है, तो उस मिसअप से बचाव का तरीका ये है कि सेंसिटाइज करना, कभी भी अननोन लोग पे भरोसा नहीं करना है, जिससे आप कभी मिले नहीं, अचानक फर्स्ट मीटिंग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं और वो आपको किसी ऐसे जगह पर बुला रहा है जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, या फिर उसको वहाँ पे अपने भीड़ भाड़ वाली जगह पे बुलाया और वहाँ से आपको लेके जा रहा है कहीं पे जहाँ बहुत कम लोग हैं। ऐसे केसेस में पहले तो आपको डेटिंग ऐप्स का यूज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया की आबादी लगभग 1.4 बिलियन है और इसमें भी आपको डेटिंग ऐप्स का यूज़ करना पड़े तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद एक और जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है और मेरे ख्याल से अभी भी चल ही रहा है, वो है UPI रिक्वेस्ट फ्रॉड। इसमें क्या होता है कि आपके पास फ़ोन आता है या फिर आपके पास मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये क्रेडिट हो गए हैं या फिर 5,000 रुपये आपके पास आने वाले हैं, तो आप ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। तो एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि पैसा पाने के लिए कभी भी अपना पिन नहीं डालना होता है। कभी ऐसा सुने कि हमको UPI पे पैसा चाहिए तो हम पिन डालें? कभी ऐसा हुआ है? तो जब ऐसा नहीं हुआ है तो UPI पे पिन नहीं डालना है।
अगर मान लीजिए आपके पास मैसेज भी आ गया कि आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसने रिक्वेस्ट भेजा होता है आप पे, और जैसे ही आप पैसा चेक करने के लिए जाते हैं तो आपके स्क्रीन पे पहले ही, जैसे बहुत ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किए हैं और स्क्रीन खोलते ही, वो ऐप खोलते ही आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कि अप्रूव नॉट अप्रूव हुआ है। ध्यान में है सबके? नहीं ध्यान में तो चलिए, टिकट बुक किया आप लोगों ने ऑनलाइन? किया है ना? रिक्वेस्ट भेजते हैं कि पैसा हम यूपीआई से कटवाएंगे, तो बहुत बार ऊपर आ जाता है नोटिफिकेशन बार में कि रिक्वेस्टेड मनी आता है ना, कि फ़ोन पे रिक्वेस्टेड मनी। लेकिन मान लीजिए वहाँ पे नहीं आया तो बहुत बार आप ऐप चेक करते हैं ना, ऐप खोलते हैं, फिर आता है एक पॉपअप कि IRCTC हैज़ रिक्वेस्टेड मनी। आप जैसे ही अप्रूव करते हैं फिर आपका पिन डालने के लिए आ जाता है। इसमें क्या होता है, उसने पहले ही आप पे रिक्वेस्ट भेजा होता है, आप पढ़ते नहीं हैं पूरा क्लियरली, आप सीधे अप्रूव करते हैं और पिन डालते ही आपका पैसा निकल जाता है। और इस चीज़ से बचाव का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कॉमन सेंस, कि पिन कभी भी नहीं डालना है। जब ऐसा केस आपके ऊपर मैसेज आए तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, 15 मिनट मेरे ख्याल से ज़्यादातर ऐप में 7 मिनट टाइम होता है, लेकिन आप सेफ साइड रहने के लिए 15 मिनट बाद आपके ऊपर कोई SMS आया कि आपको पैसा क्रेडिट हुआ है, तो कम से कम 15 मिनट इंतजार कीजिए, फिर जाके चेक कीजिए, ठीक है। और इसी में आगे एक और स्कैम था, वो था कि आपके ऊपर मैसेज आएगा किसी बैंक, मतलब हूबहू बैंक का, जैसे कि स्क्रीन मिररिंग वाला था, उसी तरीके से एक बैंक का, जैसे SBI का बना रहता है। SBI मान लीजिए जैसे कि XYZ करके आपके ऊपर मैसेज आता है, बैंक से जो पैसा डेबिट होता है मैसेज आता है ना, तो SBI करके ऐसा मैसेज आया। और जो ओरिजिनल SBI वाला जो मैसेज करता है उसका SBI ही रहता है, सिंपल, ठीक है। मान लीजिए आपका SBI XYZ करके मैसेज है, तो पूरा लिखा है योर बैंक अकाउंट दिस, ओरिजिनल जो मैसेज रहता है उसी को कॉपी करके आपके ऊपर मैसेज आएगा, और उसमें लिखेगा कि आपके अकाउंट में इतने रुपए क्रेडिट हो गए, और तुरंत आपको फ़ोन आएगा किसी बुढ़े की आवाज़ में, या फिर किसी एकदम ऐसा सुन के कि आपको लगेगा कि सामने वाला एकदम मजबूर कंडीशन में, तो आपको फ़ोन करेगा और बोलेगा कि ऐसा बात है कि मैंने गलती से पैसा दे दिया, बच्चे आप मुझे पैसा दे दो। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अगर वो आपके इमोशन पे खेलेगा तो आप जल्दी मूर्ख बन सकते हैं। आपको भी लगेगा कि अरे हाँ मेरे ऊपर मैसेज तो आया है, मान लीजिए जैसे 20,000 क्रेडिट का मैसेज तो आया है, और जनरली ज़्यादातर लोग दिल के अच्छे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे पैसा आप भेज देते हैं वापस। और इसी का एक और एडवांस फॉर्म है, उसमें क्या होता है कि वो आपको पहले कॉल करेंगे और बोलेंगे कि मान लीजिए जैसे कि बीमल उस्ताद है, बीमल उस्ताद को कॉल करेंगे और बोलेंगे कि मान लीजिए बैजनाथ उस्ताद उनके भाई, ठीक है, तो बोलेंगे कि बैजनाथ उस्ताद ने मैंने उनसे पैसा लिया था 5,000 रुपये, मुझे लौटाने का मन है, उन्होंने बोला है आपसे बात कर लेने के लिए, तो हम आपको पैसा लौटा दें आपके नंबर पर। आप बोलेंगे ठीक है लौटा दो, तो वो मैसेज करेंगे आपके ऊपर 15,000 क्रेडिट है, और वो मैसेज ओरिजिनल मैसेज नहीं होगा, इसी तरीके से मैसेज होगा, वो आएगा कि 15,000 क्रेडिट आपको मिलेगा कि अरे हाँ 5,000 तो 5,000 बोला था, 15,000 भेज दिया। अब सामने वाला बोलेगा कि मैंने जो 15 भेजा वो गलती से भेज दिया, आप 10,000 मुझे वापस भेज दो कर दो। आपके ऊपर 5,000 आए नहीं है, लेकिन मैसेज तो आ गया है, और आप फ़ोन पे ही हैं, तो आपको लगेगा कि अरे सामने वाला इतना बढ़िया इंसान है, इसने फ्री में मुझे 5,000 रुपये दिए हैं, 10,000 रुपये देना तो मेरा फर्ज बनता है, आप उसको पैसे वापस कर देंगे। तो इससे थोड़ा सा बच के रहना है, जब भी आए तो पहले जब तक अकाउंट में रिफ्लेक्ट ना हो पैसा, तब तक पैसा नहीं भेजना। और इसका एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप किसी को पैसा भेजें, मान लीजिए वो पैसा आप में रिफ्लेक्ट भी हो गया, आप उसको पैसा वापस भेजें, और वो पैसा वो बैंक अकाउंट मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लिंक है, तो आपको पता है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में लिंक अकाउंट अगर स्कैन हुआ, उसमें आपका आया ट्रांजेक्शन, तो क्वेश्चन के कटघरे में आप भी आएंगे, पता है कि नहीं? पता है ना? तो ज़्यादा फाइनेंशियल लेन देन थोड़ा सा सतर्कता रखना है। उसके बाद आजकल एक स्कैम बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से चल रहा है, उसको लेके बहुत सारा ऐड भी बना हुआ है। उसमें क्या होता है कि आपके पास कॉल आता है और सामने वाला बन के बैठा रहता है पुलिस, कस्टम ऑफिसर, ये ऐड तो देखे ना न्यूज़ पे या फिर एड्स बहुत सारे आते रहते हैं, स्पोर्ट्स में आजकल दिखा रहे हैं वो ऐड। तो उसमें क्या होता है कि आपको कॉल आएगा और आपको बोला है कि आपका कोई पार्सल है, और वो पार्सल
में ड्रग्स पाया गया है, या फिर आपका कहीं पे नाम गलत एक्टिविटीज़ में पाया गया है, आपके सर्च हिस्ट्री में कुछ गलत पाया गया है, इस तरीके से वो आपकी इमोशन को कैप्चर करते हैं। चलिए कैप निकाल लीजिए, आपको कंफर्टेबल हो जाइए। कि आपके नाम पे फलाने सेक्शंस में केस दर्ज हो चुका है, और इसको ये बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑनलाइन फेक डॉक्यूमेंट्स तक जनरेट कर लेते हैं, जिसमें NIA तक का ठप्पा लगा रहता है, CBI का ठप्पा लगा रहता है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में तो वेस्ट बंगाल पुलिस का ठप्पा लगा रहता है। ये ऑनलाइन जनरेट कर लेते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स, आपको भेजते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये तो ओरिजिनल लग रहा है, ऐसा लगता है ना। और आपको डराने के लिए ऐसा करते हैं कि बगल में कहीं मान लीजिए सायरन का आवाज़ सुनाई दे रहा है। ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं। और ये दोस्त के साथ हुआ था तो हम लोग को पता था, इसलिए हम लोग ज़्यादा समय तक टाइम पास किए थे, इसलिए हमको पता है कि पूरा मोडस ऑपरेंडी कैसे वो लोग काम करते हैं। वो क्या करते हैं, बगल में सायरन का आवाज़ चला देंगे, आपको बोलेंगे कि आपके घर पे पुलिस जस्ट 5 मिनट में पहुंचने वाली है। आज तक कभी पुलिस 5 मिनट के अंदर कभी पहुंची है जब ओरिजिनल क्राइम में हो जाता है? हुआ ऐसा? हम तो नहीं देखे हैं। मेरा घर जिसमें पुलिस स्टेशन के बगल में, फिर भी देखते हैं कि अगर क्राइम का फ़ोन भी आता है तो लोग आराम से मूव करते हैं, फिर गाड़ी तक पहुँचते हैं। 5 मिनट उनको गाड़ी में बैठने में लग जाता है। जब ऐसा केस है तो इतना अलर्टनेस कैसे दिखा देंगे, वो भी एक ऐसे क्राइम के लिए जो चांसेस ही नहीं है कि वो क्राइम में काउंट भी हो। आपके ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री का रिजल्ट किसके पास होगा किसी के पास, तो आपका पर्सनल कंजम्पशन है। तो थोड़ा सा अवेयर रहना है। अगर वो कोई आपके पास ऐसा डराता है, वो बस और बस आपके डर के ऊपर खेलते हैं कि जल्दी से बता दो, नहीं तो आपके नाम पे निकल जाएगा, आपके घर वालों को पता चल जाएगा, ऐसा करेंगे वो। तो इस स्कैम के बारे में लगभग सभी लोग अवेयर हैं, और जो नहीं अवेयर हैं वो जान जाएं। और मेन मकसद ये है कि आपके घर परिवार में जो बच्चे और जो बूढ़े हैं, आप उनको भी बताएं। हो सकता है कि आप समझदार हों, लेकिन आपके घर वाले हो सकता है कि वो उतना डिजिटली उतने लिटरेट ना हो। तो ज़रूरी है कि उनको पता हो, क्योंकि जो आपका पैसा है, आपके पैसे के साथ साथ आपका परिवार का भी पैसा है कि नहीं? या तो पैसा आप गंवाएं या तो घर वाले गंवाएं, नुकसान तो दोनों का है। एक और स्कैम है जो आजकल चल रहा है, वो है कॉल मर्ज। OTP कॉल पे भी आता है, लोगों को पता है कि नहीं पता है? यस सर। OTP कॉल पे भी आता है, ऑडियो कॉल पे। ये कब आता है? जैसे मैसेज के लिए आपने OTP रिक्वेस्ट भेजा और वो किसी वजह से आप पे नहीं आ रहा, तो नीचे एक ऑप्शन देता है गेट OTP ऑन कॉल। इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए ठाकरे उस्ताद के पास कॉल गया, ठाकरे उस्ताद के पास कॉल जाके बोल रहा है कि मैं तुम्हारा ये पुराना कोई दूर का चाचा ताऊ कुछ ऐसा बोल रहा हूँ। मान लीजिए जैसे कि ये जानते हो सौरभ उस्ताद को, और सौरभ उस्ताद को जानने के बाद इनको लगा कि हाँ सौरभ उस्ताद को जानते हैं, तो उन्हीं के नाम से कॉल करके बोलेगा कि मैं उसका ये फलाना दोस्त बोल रहा हूँ, एक काम करता हूँ, मैं उसको भी फ़ोन पे ऐड करता हूँ, तुम्हारे को कॉल आएगा, कॉल में उसको मर्ज कर देगा। सुनने में लग रहा है कितना सही बोल रहा है, कितना, लेकिन वो जो कॉल करेगा वो उसका ओरिजिनल नंबर भी नहीं होगा। आप नंबर देखेंगे कि उसने रैंडम नंबर से कॉल किया होगा, आपको पहचान भी नहीं रहे, आवाज़ भी आपको पहचान में नहीं आ रहा है, फिर भी वो नाते रिश्ते निकाल रहा है। ऐसे कैसे हम बोले कि थोड़ा सा आदमी को हेजिटेशन होता है, लेकिन इस हेजिटेशन के चक्कर में अपना पैसा गंवा दे, वो ठीक नहीं है। इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए बोलिए कि हम आपको अभी नहीं पहचान पा रहे हैं, या आप अपना थोड़ा सा आइडेंटिटी और क्लियर कीजिए, तब हम उसको कॉल पे ऐड करें। और कॉल पे ऐड हम खुद डायल करेंगे कि सौरभ का नंबर मेरे पास है, ठीक है। और मान लीजिए अगर आप ऐसा नहीं करते, कॉल मर्ज कर लिए, तो क्या होगा, आपके कॉल उठाते ही सीधे सामने वाला OTP बोलता है। कभी किसी ने कॉल पे OTP मंगाया है? मंगाया किसी ने कॉल पे OTP? यस सर। जब कॉल पे OTP मंगाएंगे तो सबसे पहले वो डिजिट ही बोलना स्टार्ट करता है, 5 3 2 ऐसे करके, तो सामने वाला सुन के वो सीधे OTP डाल देगा। मान लीजिए जस्ट इन केस आपको याद नहीं रहा और आपने ऐड कर दिया, तो OTP तो आपको भी सुनाई दे रहा है, तुरंत कॉल कट कर दीजिए, ठीक है। फिर इस स्कैम के बारे में बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता है, कॉल मर्ज स्कैम के बारे में, क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन इसको लेके 2-3 अपने ही SSB में 2-3 जगहों पे ये स्कैम हो चुका है। अगर आपको लग रहा हो दूर की बात है, तो पता नहीं आप लोगों को पता है नहीं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आते रहता है CSOs को बोल दिया जाता है, वो इवनिंग रोल कॉल में बताया, पता नहीं उन्होंने बताया कि नहीं बताया, लेकिन ये स्कैम हमारे SSB में 2-3 जगह पे हो चुका है।
एक रिसेंट स्कैम आया था अभी 3-4 दिन पहले का ही बात है, मेरे ख्याल से 72nd बटालियन में हुआ था। वो था क्रेडिट कार्ड का लिमिट एक्सटेंड करने को लेके कॉल आना। इस स्कैम जो हुआ 72nd में किसी को पता है? हाँ, उसके पास कॉल गया, बोला गया कि इसमें से क्रेडिट कार्ड कितनों के पास है? मेरे ख्याल से सबके पास होगा, सबके पास है। अरे वाह फतेह साहब, आपके पास तो सबसे बढ़िया सेफ इंसान आप ही खेल रहे हैं यहाँ पे। चलिए, तो आज के समय में मैक्सिमम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उनके पास कॉल आया कस्टमर केयर के नाम से कि आपके जो आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। और एक्सटेंड कर दिया गया है तो आपके ऊपर एक OTP जाएगा, आप वो OTP बताइए और वो लिमिट अभी का भी एक्सटेंड हो जाएगा। सामने वाले को लगता है कि हाँ चलो कौन सा ज़्यादा सिरदर्दी है, कर देते हैं, है ना। और उन्होंने बताया और उनका पैसा पहले शुरुआत मेरे ख्याल से 35,000 फिर 35,000 फिर 8,000 ऐसे करके उनको टोटल स्कैम हुआ उसके साथ 88,000 का 88,000। तो कभी भी जो हम पहले भी दोहराए थे अभी भी दोहरा रहे हैं कि OTP कॉल से किसी को नहीं बताना है। अगर आपको लिमिट ही एक्सटेंड करना है तो जैसे कि SBI कार्ड्स करके ऐप आता है, जिनके पास SBI का कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड, वो खोलेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आ जाता है उसी में इंक्रीज लिमिट, जब आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। या फिर सामने वाला खुद कॉल पे बोलेगा आपको उसके लिए OTP नहीं चाहिए होगा, सामने वाला खुद बोलेगा कि आपका लिमिट एक्सटेंड कर दिया जाए, अब सीधे हाँ बोलिए OTP उसके लिए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपने आप कंपनी आपको बोलता है कि आप तो सामान खरीद रहे हैं, मेरा खुद का फ़ायदा होगा, आप लो, इसके लिए कोई OTP का ज़रूरत नहीं। अभी तो बस हम स्कैम बता रहे हैं कि कैसे होता है, लास्ट में आपको बताएंगे कि बचना कैसे इन सब स्कैम से, मोटा मोटी तौर पे कि कौन सा तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी जो सबसे नया स्कैम है, सबसे नया स्कैम यानी इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है, बहुत कम। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनें। इसका एग्जाम्पल, इस स्कैम के बारे में बताने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इनमें से कौन कौन है जो AI जनरेटेड वीडियो देखा है जिसमें मान लीजिए ट्रम्प हनुमान चालीसा गा रहा हो, सब ने देखे, पुतिन मेरे भारत माता की जय बोल रहा हो और ओरिजिनल एकदम पुतिन की आवाज़ में ही लगता है, ये कैसे जनरेट होता है? AI कैसे इसको जनरेट करता है? वो वॉइस सैंपल लेता है, जैसे हम अभी जो बोल रहे हैं, ये आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो में, ये आवाज़ मान लीजिए कहीं पे, आज के समय में तो सब कुछ इंटरनेट पे है, आपका वीडियो, आपका ऑडियो सब कुछ मिल जाता है इंटरनेट पे। इनमें से बहुत सारे लोगों का आदत भी होगा कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, और इंस्टाग्राम सबके पास है, फेसबुक सबके पास है, वो कहीं ना कहीं आपका वॉइस सैंपल मौजूद है। तो जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए मेरे श और श बोलने में प्रॉब्लम है, श को स बोलते हैं, तो वो AI मॉड्यूल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उस चीज़ को भी पकड़ लेती है। मेरा वॉइस सैंपल तो छोड़िए, जो हम बोल रहे हैं, जब हम आवाज़ ऊंचा कर रहे हैं, जब नीचा कर रहे हैं, इसके साथ साथ वो मेरा क्या कहाँ पे मेरा प्रोनाउंसिएशन है वो भी वो कॉपी कर लेता है। तो इसमें वो स्कैम कैसे होता है? मान लीजिए कन्हई साहब के घर पे कन्हई साहब का बच्चा है और सामने वाला जो भी स्कैम करता है पहले कुछ समय तक वो आपको ऑब्जर्व करता है। उसने देखा कि कन्हई साहब का जो बच्चा है उसका वॉइस ये है, उसने वॉइस सैंपल उठाया और उसी सैंपल में उसने आवाज़ रिकॉर्ड कर दिया। मान लीजिए कन्हई साहब के लिए उसने बोला कि कन्हई साहब का बच्चा है, वो उसने बोल दिया कि पापा मुझे इतने पैसे दे दो, उसी की आवाज़ में, मुझे इस पैसों का बहुत ज़रूरत है, मैं यहाँ फंस गया हूँ। कन्हई साहब अचानक से वो ऑडियो प्ले किए और उनको लगा रही है तो मेरा ही बच्चा है, सबके दिमाग में आएगा ना कि तो मेरे बच्चे का आवाज़ है और वो मुसीबत में फंसा हुआ है। उसमें ये भी बोल देगा वो कि कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं उठा पाएंगे, मेरा फोन डिस्चार्ज है, ये है वो है, इस नंबर पे आप अपने पैसे भेज दें। वर्स्ट के सिनारियो में उसके पास ज़्यादा सैंपल है तो वीडियो बना के भेज सकता है, वीडियो जनरेट कर सकता है ना, क्योंकि जो हनुमान चालीसा का जो बात कर रहे हैं हम उसमें तो वीडियो भी नज़र आता है कि नहीं आता है। तो जब कॉल करेगा वो आपको प्रेशर डालेगा कि आप अभी कभी भेज दो वरना हम यहाँ फंस जाएंगे। मान लीजिए जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया कि पुलिस के पास है, वो पुलिस उस पर केस कर देगी अगर आप तुरंत पैसा नहीं देंगे तो, और आपके दिमाग में तुरंत ट्रिगर होगा कि नहीं मेरा बच्चा फंस रहा है, पैसा दे दो। तो ऐसे केस में बचाव का तरीका क्या है? सबसे पहले जो आपका बच्चा है उसका नंबर तो आपके पास होगा, चलिए बच्चे का नहीं है, बच्चे के दोस्त का होगा,
घर में वो अगर वो घर में है तो आपकी वाइफ का नंबर आपके पास होगा या फिर आपके हस्बैंड का नंबर आपके पास होगा, तो उनको कॉल कीजिए, आप पूछे वो कहाँ पे है। अगर बात हो गया तो वेल एंड गुड, अगर बात नहीं हुआ कहीं पे बाहर है वो, तो आप उस वीडियो को एनालाइज करें, वीडियो को देखें। क्योंकि जो AI वीडियो होता है, जैसे मान लीजिए ट्रम्प गाना गा रहे हैं तो ट्रम्प का कभी कभी वो जो लिप-सिंग है कि मुंह पहले निकल रहा है, आवाज़ बाद में आ रहा है। देखिए ना AI वीडियो में थोड़ा थोड़ा गौर से देखने में पता चल जाता है, थोड़ा सा गौर से देखिए पहला। उसके बाद दूसरा चीज़, उस नंबर को कॉल करके बोले कि हमको बात करना है, जब तक बात नहीं हो हम नहीं देंगे। अगर वो मान लीजिए आपको बता रहे कि इस थाने में फंसा हुआ है, तो अगर आपका बच्चा घर पे रहता है, ठीक है, मान लीजिए जितने साल कहाँ के हैं, बिहार में कहाँ, सीतामढ़ी, तो मान लीजिए कॉल करेगा, बोला कि थाने में, तो वो थाना तो सीतामढ़ी में ही होगा ना, घर के आसपास ही होगा, सबसे ज़्यादा मान लीजिए 20-30 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा दूर तक वो बच्चा जाएगा नहीं। तो आप बोलिए कि 20-30 किलोमीटर बाद हम खुद आके देख लेते हैं, है ना, लॉजिक लग रहा है कि नहीं इसमें। और मान लीजिए उसने बोला कि वो सीतामढ़ी में नहीं, आपका कालिम्पोंग में, तो ये बचने वाली बात है कि अचानक से कोई सीतामढ़ी का लगा कालिम्पोंग में कैसे पहुंच गया। कल तो बात हुआ तो सीतामढ़ी में उससे बात हुआ था और आज कालिम्पोंग, तो इस तरीके से आप उससे बस, ये सबसे ज़्यादा फंसाने वाला है क्योंकि इसके बारे में लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है और ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। थोड़ा सा इससे बचें। उसके बाद वॉइस क्लोनिंग तो बता ही दिए, वीडियो क्लोनिंग बता ही दिए। अब एक है कि एक ही आदमी के नाम से बहुत सारा सिम पहले निकलता था। अब क्या है कि अब जब से आज का है KYC, तो बिना KYC अंगूठा ये सब दिए हुए आप सिम नहीं ले सकते। लेकिन पहले बस पेपर लेके जाइए, आपके पास सिम मिल जाता था ना। तो उस समय में क्या होगा कि मान लीजिए आपके नाम से बहुत सारा सिम निकला हुआ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो वो सिम निकल के कहीं पे मिसयूज हो रहा हो और आपको पता है कि वो लाइबिलिटी फिर आप पे आएगा प्रूफ करने के लिए कि वो सिम आप यूज़ नहीं करते। तो इसका तरीका क्या है पहचानने का, वो सिम किसके पास है या फिर मेरे नाम से सिम निकला है कि नहीं। संचार साथी है, और जो संचार साथी है किसी के पास नहीं है तो एक साइट है टैपकॉप, नाम सुना है कोई टैपकॉप? हाँ सर, टैपकॉप के साइट पे जाके आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं। उसमें बस आपको कुछ नहीं करना है, आपके नाम से जो एक नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर आपको देना है, बाकी जितने उस आधार कार्ड से लिंक नंबर होंगे वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल फ्रॉड्स का तो बात कर लिया, अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस लीगल नहीं होता है, इसलिए इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। चलिए आप लोग बताइए हमको गैम्बलिंग अलाउ है कि नहीं अलाउ है इंडिया में? चलिए कितने लोग मानते हैं गैम्बलिंग अलाउड है? हाथ उठाइएगा तो। गैम्बलिंग, लॉटरी, कितने लोग मानते हैं कि अलाउड है? एकदम खोल के बताइए, डरिए मत, हाथ उठाइए, ज़्यादा गलत जवाब मानते हैं। चलिए इन दोनों ने कम से कम सही बताया और आप लोग भी गलत नहीं है। गैम्बलिंग इंडिया में इलीगल है, लेकिन वो स्टेट से ऊपर छोड़ा गया है कि वो अपने यहाँ पे उसको करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे मिजोरम, गोवा, सिक्किम, इन सब जगह पे अलाउड है। गैम्बलिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज बैन, पब्लिक प्लेसेस में गैम्बलिंग बैन है। सुनने में थोड़ा सा पटांग लग रहा होगा, मेरे ख्याल से वो एक्ट 1860 देखें कब बना है, 1867 में ही बना है वो। गैम्बलिंग एक्ट 1867 में जब बना था उसके हिसाब से पब्लिक प्लेसेस पे गैम्बलिंग आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पावर स्टेट के पास दिया गया था कि वो चाहे तो इसको, जैसे कि कुछ स्टेट में कैसीनोज हैं, है ना, यहाँ पर भी लॉटरी मिलता है। तो एक वर्ड होता है उसको बोला जाता है कि गेम ऑफ लक और गेम ऑफ स्किल। ये वर्ड कोई सुना है? गेम ऑफ लक और गेम ऑफ स्किल। जो नहीं सुना है उनको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए आप ऐसा कोई ऐप है जिस पर आप पैसा लगाएं और बोल दें कि इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा, या फिर इंडिया पाकिस्तान मैच हो, जैसे भी इंडिया में बेटिंग इलीगल है, उसको कैटेगरी में रखा गया है गेम ऑफ लक। लक यानी पूरे के पूरे आप लक पे खेल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं, यार इंडिया जीतेगा,
तो आपके पास कोई कॉन्क्रीट रीजन है बताने का कि आप उसमें कोई अपना स्किल दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे। इसी को बाईपास करने के लिए लोगों ने क्या किया कि इसको इसमें शिफ्ट करेंगे। ये जो लक है ये तो अलाउ नहीं है, लेकिन स्किल अलाउ है। जैसे कि MPL, माई क्रिकेट 11 नाम सुने हैं ना सर? बहुत लोग उसमें टीम भी बनाते होंगे। तो यही तरीका है इसको बाईपास करने का। आप जीतने और हारने पे तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप ये तो लगा सकते हैं कि कौन प्लेयर अच्छा खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, जो स्किल है। और पहला वाला भी बता देते हैं, गेम ऑफ लक। ये गवर्नमेंट भले इसको इलीगल बोल दे, लेकिन ये यूज़ होता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कोड़ा बैट ये सब का नाम जिन्होंने नहीं सुना है, बहुत बढ़िया। जो सुन रहे हैं वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि और कैसे फंसते हैं लोग। लेकिन इन सब जगह पे आपको पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, क्योंकि लीगल नहीं है। कम से कम जो माई क्रिकेट 11 है, MPL है, ऐसे तो गलत है, वो भी गलत है। लेकिन वो कम से कम ऐसा है कि उसको गेम ऑफ स्किल में रख के गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकता है। सुन रहे हैं? लेकिन दोनों में से एक चीज़ याद रखिएगा कि दो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप खुद से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में है कि आप रन मार रहे हैं नहीं मार रहे हैं। लेकिन कोई सामने वाला मार रहा है कि नहीं मार रहा है, ये आपको कैसे पता? अचानक पता चला विराट कोहली पिछले मैच सेंचुरी मारा है, अगले मैच में 0 पे आउट हो गया है ना। लास्ट मैच में सेंचुरी मारा है, अगले मैच में कोई गारंटी है कि वो अच्छा खेलेगा? आप अगर खुद पे बेट कर दें नहीं कि हम बहुत बढ़िया खेल सकते हैं, आज मेरे से बढ़िया कोई नहीं खेलेगा, तो समझ में भी आया बात। दूसरे के खेल पे क्यों पैसा लगाना? तो ये था आपका सबसे पहले हम ये डाउट दूर करना चाहते थे कि गेम ऑफ लक और गेम ऑफ स्किल क्या है। गेम ऑफ स्किल में जैसे कि 3 पत्ती को भी लोग गेम ऑफ स्किल में डालते हैं, गेम ऑफ लक में नहीं आता है। लेकिन 3 पत्ती जो ऑनलाइन जनरेट हो रहा है, क्या वो पूरी तरीके से गेम ऑफ स्किल है? इसमें तो कोई भी पत्ते एल्गोरिथम के हिसाब से कुछ भी आ सकते हैं। लेकिन इसको नाम दे दिया गया है गेम ऑफ स्किल की गवर्नमेंट इसको बंद न करवाए। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन अच्छा खासा मिलता है ना। तो थोड़ा सा आप लोग अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और इन सब चीज़ों से बचें। जो बचाव का तरीका हम लास्ट में इसलिए बचा के रखे हुए हैं क्योंकि अभी बहुत लोगों को नहीं जाना होगा। सबका चेहरा देख रहे हैं कि किसी का आँख बंद हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। पहले फ्रॉड समझ जाए, फिर जो काम का चीज़ है अभी बीच में हम अचानक से उसको डाल देंगे तो पता चला आधे लोगों का सर से बाउंसर चला जाएगा, है ना। और ना तो हम देख रहे हैं सबका बॉडी लैंग्वेज। इसमें ART पार्टी भी है ना, तो ART पार्टी का क्या हुआ सुबह? बस नॉर्मल PT में ये हाल है, ड्रिल भी हुआ है। और RRT का, तो RRT पार्टी को तो एक्टिव रहना चाहिए। ये तो पीछे वाली पार्टी ज्यादा सुनती हुई नजर आती है। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करवाइए फिर कि चाहिए ये कि अभी टाइम कितना हो रहा है? 11 बजे। अभी तो आप लोग खाने का भी टाइम नहीं है। 5 मिनट ब्रेक चाहिए आप लोग को? नहीं, हम तो बोलते हैं कि बस 15-20 मिनट और रुक जाइए, 15-20 मिनट क्लास में हम निपटा देंगे। फिर आप लोग फ्री हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा जगने के लिए क्या मैं यहाँ पे कोई गाना चलाएं कि आप लोग जग जाए? हाँ, कि आप लोगों को कोई गाना सुनाना चाहता है कि कोई अच्छा कोई नहीं गाएगा, जो बेसुरा गाता हो वो बताइए कि बेसुरा जो गाएगा वही नींद तोड़ेगा। जग गए ना सभी? चलिए, तो ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग का तो हो गया। इसके बारे में हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं 3 पत्ती इन सब चीज़ों का, तब जाके आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी हम सेम लेक्चर 2 कंपनियों में लेके आए हैं और दोनों कंपनियों में हमको इससे पीड़ित 3-4 लोग मिले हैं। क्या होता है कि मान लीजिए संतू उस्ताद 3 पत्ती खेल रहे हैं, ठीक है, और इन वेबसाइट्स और इन ऐप्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि शुरुआत में आप प्रॉफिट ही कमाएं। जैसे कि मान लीजिए आप 100 रुपये लगाएं तो 100 का आपका 125 हो जाएगा, 150 का 250 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका लक बनाना चाहता है। जैसे ड्रीम इलेवन भी क्या करता है, आपको शुरुआत में फ्री टीम बनाने देता है कि नहीं देता है? शुरुआत में 2-3 बार अचानक से आपको बोलेगा कि आप फ्री में टीम बना सकते हैं। वो इसलिए होता है कि आप लोग उसका आदी बने। और जैसे ही एक बार आप मतलब जो ह्यूमन का ब्रेन है वो एक बार उसको चस्का लग गया किसी चीज़ का, कोई भी इंसान जैसे बताते हैं यहाँ पे हमारे फोर्सेज में EDS केसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों है?
शुरुआत में ऐसा है नहीं कि कोई पीते ही सीधे बन गया देवदास टाइप पियत करके वो पी के रोड पे पड़ा हुआ है। वो पहले स्टार्ट करता है, उसके दिमाग को लगता है कि क्या बढ़िया चीज़ मिला है, फिर वो उसको और मांगता है सेम चीज़ में मिलना शुरू हो जाता है। सेम चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं चीप डोपामिन। सेम चीज़ बार बार मांगते रहता है कि दो। इसी चीज़ का यूज़ करके ये गेम्स आपको फंसाते हैं। इसमें से कितने लोग हैं जो 3 पत्ती खेलते हैं? बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि हम बहुत सारी कंपनियों में देखे हुए सबके फ़ोन पे 3 पत्ती खेलते हुए। कोई बता नहीं रहा है, हम जानते हैं इसमें से लगभग कम से कम 30% आबादी तो पक्का होगी जो 3 पत्ती की होगी, कम से कम 30%। और बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर हम बोल रहे हैं। तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि संतु उस्ताद शुरुआत में 100 का 150 कमा रहे हैं और अचानक से ये पैसा लगा, इनको पैसा मिल भी गया। बट अब इस बात है कि अगर कुछ लोग खेल रहे हैं तो उसमें किसी का लग साथ देगा। तो संतु उस्ताद मान लीजिए कि कमाते कमाते इन्होंने 5 का 7,000 खरीद लिया और संतु उस्ताद ने अचानक से क्या नाम होता, रामदयाल सुरत, तो रामदयाल उस्ताद को बताया इन्होंने कि देखो भाई मेरे 5,000 के 7,000 हो गए। ये तो बहुत कम अमाउंट बता रहे हैं। जनरली बहुत लोगों का 15 का 35 हुआ पड़ा है, किसी का 20 का 40 हुआ पड़ा है। वो प्योरली लक बेसिस पे है। जो 20 का 40 हुआ, हो सकता है कि आप एक हफ्ते बाद उससे मिले तो 40 का फिर 10 हो जाए। वो उस दिन के लिए आपको दिखा रहा है। तो क्या होगा कि रामदयाल उस्ताद बोले कि अरे इसने तो 5 का 7 कर लिया, तो हम पीछे क्यों रहे? इनको भी लगा कि सामने वाला खेल के दिखा रहे कि अरे देखो अभी तुम्हारे सामने हम 100 का 150 करते हैं। इन्होंने एक गेम खेला, 100 का 150 हो गया। इनको लगा अरे वाह क्या चीज़ है, हम भी लगाते हैं, पैसा क्यों नहीं कमाएंगे। तो लेकिन इन्होंने 5 का 7 किया है, तो इनको तो क्या लगेगा कि हम जल्दी से जल्दी आज ही 5 का 7 करें। इनके बराबरी में आना भी तो है, 7 वाला आगे कैसे निकल जाए, है ना। तो आप पैसा लगाएंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको भी प्रॉफिट हो जाए। शुरुआत में आप डर के लगाएंगे, आदमी टेस्ट करता है शुरुआत में कम अमाउंट से। और ये ऐप वाले भी जानते हैं कि कोई इंसान सीधे अपना पूरा 10,000 20,000 नहीं लगाएगा, शुरुआत में लगाएगा 100 150, तो शुरुआत में इसको प्रॉफिट दे दो, आपको आ गया प्रॉफिट। आप फिर अपना पूरा पैसा डालेंगे और जब डालेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आपका लॉस हो, मान लीजिए आपने 20,000 लगाया, आपका 10,000 का लॉस हो गया, तो उस समय 99% लोग वहाँ से निकलेंगे नहीं। 99% लोगों को लगेगा कि हम 10,000 का नुकसान झेल के कैसे निकलेंगे। 20 का 10 हुआ है तो हम 40 का 50 करेंगे, 40 का 70 करेंगे, प्रॉफिट में निकलेंगे। ये 20 का 40 लगाएंगे, तो जो नुकसान इनको 10,000 का होना था, मान लीजिए 40 फिर से 20 हो गया, वो 30,000 का हो जाएगा। और वो इंसान तब तक लॉस झेलता रहेगा जब तक उसको वो घोटना मुश्किल ना हो जाए। और वो एहसास होने में बहुत टाइम लगता है। आप देखें ना ये चीज़, मेरे ख्याल से सबके साथ होता होगा कि किसी चीज़ में वो इंसान फंसा हुआ है तो उसको वहाँ पे छोड़ता नहीं, सोचता है कि नहीं जब तक हम निकलेंगे नहीं तब तक मेरा नाम खराब हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जैसे कि मान लीजिए बहुत उसका नुकसान हो रहा है, सोचेंगे कि हम निकलेंगे तो क्या बोलेंगे लोग कि कितना गधा था कि फंस गया। यही आता है ना दिमाग में। तो जो नुकसान ज़्यादा होते, जो नुकसान कम में आप समेट सकते थे वो ज़्यादा हो जाता है। तो बगल वाले के बाद में कभी नहीं आता। इनको कमाना है, कमाने दीजिए। आपको अपना घर परिवार देखना है। संतोष को हो सकता है कि इनके ऊपर जिम्मेदारी कम हो, या फिर हो सकता है कि ये ऐसे हों जो मतलब बुरा मत ऐसे मतलब आपके जगह किसी और का नाम ले लेते हैं। जैसे तुमको लगेगा कि इन्हीं को भी टारगेट किया जा रहा है। विमल उस्ताद, मान लीजिए विमल उस्ताद है, तो विमल उस्ताद को लगेगा कि विमल उस्ताद पूरा एकदम नशे में चूर रहते हैं, अपने होशो हवास में नहीं रहते हैं, तो आप इनसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आपको तो अपना देखना है। तो वो इंसान हो सकता है इसके दिमाग में किसी और चीज़ का लत लगा हो, आपको तो इस चीज़ का लत नहीं है, तो किसी और को देख कर कभी ये काम नहीं करना है। और ये हम देखें बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अपने पोर्टल में एक दूसरे को देख के। जैसे कि सुरेंद्र साहब JNK में थे तो कितने लोग थे जो क्रिप्टो में फंसे थे। मेरे ख्याल से इस पूरे फौज को पता होगा कि किस स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं। पता है ना सबको। सबके चेहरे पे ऐसे से हो रहा है कि हम पता तो है। तो उस स्कैम में क्या हुआ था कि कोई अपने ही फोर्स से कोई था, यही था ना, जो कि हर महीने 3% का रिटर्न दे रहा था। यानी 3% का रिटर्न, यानी आपका 100 रुपये का 36 रुपये महीना में साल में दे रहा था। मतलब अभी जिसको माना जाता है कि वो पूरा मार्केट को हिला सकता है, वो कहीं पे इन्वेस्ट कर दे तो पूरा मार्केट में भूचाल आ जाता है। वो कमाया हुआ है
तो हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बस उसका रिटर्न है 14%, बस 14%। आप लोग तो एक ही साल में सोचते हैं कि 14 का 40 हो जाए, कोई भी देखता है तो सोचता है कि 30% के नीचे के इंटरेस्ट तो बात ही नहीं करेंगे। ये आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे नहीं है, बस ये फ्रॉड्स के ऊपर, साइबर स्पेस के ऊपर है। किसी दिन फाइनेंशियल का हुआ तो हम उस दिन क्लास लेंगे कैसे क्या है क्या नहीं, बस आपको फ्रॉड्स के बारे में बता रहे हैं। तो इस चक्कर में बहुत लपेटे में आए हुए। चलिए आपको हमको बताइए कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग का अलाउ नहीं, कितने लोग मानते हैं कि अलाउ है? कितने लोग मानते हैं अलाउ है? चलिए सब सही जानते हैं कि अलाउ नहीं। इसको बाईपास कैसे करते हैं? मान लीजिए विजय उस्ताद की वाइफ है, इनके नाम से इन्होंने अकाउंट खोल लिया, अलाउ तो इनको नहीं है ना, और सोचते हैं कि इसमें बहुत आसानी से पैसा बन जाए। आपको बता दें कि स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ है जो MBA फाइनेंस कर करके अपना ज़िंदगी का पूरा चीज़ उस पर दिया हुआ है, पूरा टाइम उस पर दिया हुआ है, फिर भी लॉस कमाता है। और आप सोचते हैं कि पेट्रोलिंग नाका करके आए, 2 मिनट स्क्रीन पे बैठे और प्रॉफिट कमा लें। ये तो पूरा लॉटरी सिस्टम हुआ। हो सकता है एक दिन प्रॉफिट कमा लें, किस्मत का बात है, किसी दिन आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट आपका नहीं है, वो आपकी किस्मत का प्रॉफिट है। किसी दिन आपको चोट लगेगा, इतना बुरी तरीके से वो पैसा फंसेगा कि आप उसको फिर रिकवर ना कर पाए। चलिए तो क्लास को थोड़ा सा जल्दी स्पीड में लेके आते हैं कि आप लोग को बहुत सारे लोगों के जिनका पीठ दर्द करने लगा हो। और हाँ, एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चों पे ध्यान रखना। बच्चों पे ध्यान रखने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कन्हई साहब के बच्चे हैं घर में, ठीक है, और कन्हई साहब के बच्चे घर में हैं और वो फ़ोन पे उनका पैसा लुटा, और कैसे लुटाएंगे? जैसे मान लीजिए कि मनोज साहब के लड़के घर पे, ठीक है, इनके बच्चे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मान लीजिए इनके पोते पोती हुए, ठीक है, पोते हैं कि नहीं अभी आपके? अच्छा अभी नहीं है। चलिए किसी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके घर में होंगे मेरे ख्याल से छोटे बच्चे। तो मान लीजिए जिन घर में छोटे बच्चे हैं, क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा कल्ट एग्जाम्पल है जिसमें बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं और ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लुटा। ऐसा कोई न्यूज़ देखा है कि नहीं देखा है? बहुत सारे लोग देखे होंगे। इसमें क्या होता है कि बच्चों को पता होता नहीं, वो जानबूझ के नहीं करते, या फिर कुछ बच्चे होते भी हैं कि जो जानबूझ कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि पैसे कमाए कैसे जाते हैं। उनको लगता है पैसे तो बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, है ना, क्योंकि उनको आइडिया है नहीं कि आप लोग यहाँ पे कितना मेहनत से, कितना हार्ड वर्क करके पैसे लेके आ रहे हैं। और वो ये देख के आराम से गेम में पैसे, एक तो एक एग्जाम्पल मेरे ख्याल से मेरठ का ही था, उसमें एक बच्चे ने शायद मेरठ का पता नहीं यूपी का ही गई था, उसने अपने मम्मी पापा के अकाउंट से लगभग 7 लाख रुपए गेम में उड़ा दिए। 7 लाख 7 लाख सुनने में कितना बड़ा अमाउंट लग रहा है, उस बच्चे के लिए क्या है वो? कुछ नहीं है, बस वो फिगर है जो अकाउंट में रिफ्लेक्ट नजर आ जाता है। इससे बचने का क्या तरीका है? अपने घर के बच्चों को उतना ही बताएं जितना जरूरी है। कहने का मतलब एक नहीं होता कि आप अगर बंदर के हाथ में तलवार दे देंगे तो वो सबका सर काटते फिरेगा। तो छोटे बच्चे तो वही, उनको तो आइडिया ही नहीं है कि उनके हाथ में तलवार है कि क्या है। तो उनको आप OTP ना बताएं, अपने ATMs, अपने ये सब चीज़ों को उनसे दूर रखें तब तक जब तक वो समझदार ना हो जाए। और बच्चे भी एक चीज़ बताते हैं आपको और अवेयर कर देते हैं, लास्ट में आपको बताने वाले थे कि बच्चों को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखिएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब बच्चे साइबर फ्रॉड का शिकार बनने का चांसेस उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। साइबर फ्रॉड है साइबर बुलिंग। इस वजह से क्या होता है, जो खुद में खुदते रहेंगे, खुद से फेस करेंगे और वो आपको बताएंगे, और फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मेरे स्कूल में एक मेरा दोस्त था, ठीक है, उसको लगा था जैसे बता रहे हैं गैम्बलिंग का लत, इस वजह से उसके ऊपर कर्ज आ गया था मेरे ख्याल से 14-15 हज़ार का, एक 17-18 साल के लड़के के ऊपर। बड़े इंसान के ऊपर फिर भी आया तो कहीं ना कहीं से मैनेज कर ले। वो डर में माँ बाप को बताता नहीं था। ये एग्जाम्पल हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि घर जाके आप अपने बच्चों से बातचीत करें, उनको कॉन्फिडेंस में लें, उनको बोलें कि वो आपसे ना बात करें, किसी से कॉन्फिडेंस में होंगे वो, अपने मम्मी से, अपने भाई बहनों से। लेकिन जब तक उनसे आप डिस्कस नहीं करेंगे ये बैरियर टूटेगा नहीं। इस चक्कर में क्या हुआ, 17-18 हज़ार रुपये रिकवर करने के चक्कर में वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो गए, जो कि बहुत पहले रुक सकता था, चाहता था। इस चक्कर में क्यों पड़ा? क्योंकि अपने माँ बाप से पैसा मांग नहीं सकता था। कोई भी इंसान
ऐसा नहीं है कि फुल प्रूफ है कोई। अब मान लीजिए किसी को लगा, मान लीजिए सोमनाथ उस्ताद लगा कि इनका बच्चा तो फुल प्रूफ है, कोई गलती कर ही नहीं सकता। आप भी अपने बचपन में बहुत गलती की होंगी, गलतियों से इंसान सीखता है। तो गलतियों से सीखने के लिए ज़रूरत ये है कि उनको बताना कि आप जो किए हैं वो गलती है, क्राइम नहीं। ठीक है, इसके लिए आप अपने बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेंगे। चलिए, अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव का हम बात नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 13 से लेकर साइबर स्वच्छता केंद्र, ये सब के बारे में बात करेंगे तो आप लोग को ऐसे ही नींद आ रहा है, आप लोग ऐसे ही सो जाएंगे। तो काम का चीज़ है कि अब आप लोग को करना क्या चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब ये होता है कि बचाव इलाज से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि बचाव आप करेंगे तो आपको कुछ नहीं झेलना होगा, लेकिन अगर आप इलाज करेंगे तो डैमेज पहले ही हो चुका। सबसे बढ़िया तरीका है साइबर स्पेस में बचने का कि प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का तरीका फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने का क्या हो सकता है? यहाँ पे कितने लोगों का 2 बैंक अकाउंट है? सबका होना चाहिए 2 बैंक। कारण क्या है कि जो आपका सैलरी अकाउंट है इसका यूज आप ज़्यादा यूपीआई में ना करें। कारण क्या है? क्योंकि जो आपका सैलरी अकाउंट है अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो उसमें मेजॉरिटी पैसा आपका सैलरी अकाउंट में रहता है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड है तो कुछ रुपयों का हो सकता था वो लाखों में चला जाएगा। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है तो फ्रॉड कैसे 1 लाख का फ्रॉड चलेगा? जितना लिमिट रहेगा उतना ही फ्रॉड कर पाएगा। इसलिए 2 अकाउंट रखें, एक को आप लोग यूपीआई से लिंक रखें जिससे आप यूपीआई यूज़ करते हैं, और दूसरे को आप इन सब चीज़ों से दूर रखें। क्यों? क्योंकि अगर फ्रॉड भी हो तो वो कम पैसों का हो, ज़्यादा ना। दूसरा चीज़ है कि हमेशा कॉमन सेंस का यूज़ करें। एक इंग्लिश में कहावत है, कॉमन सेंस इज अनकॉमन दीज डेज। इसका मतलब हुआ कि आपको कॉमन सेंस खोजना बहुत मुश्किल है। कॉमन सेंस यानी आपको अंदर से लगेगा कि ये चीज़ होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे चेयर है, कॉमन सेंस क्या कहता है कि चेयर पे बैठना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में कोई लालच भर दे कि तुम ज़मीन पे बैठोगे तो ज़मीन के नीचे सोना निकलेगा। कि हम हाइपोथेटिकल बता रहे हैं, ये सब होता नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल तौर बता रहे हैं कि मान लिया आपको ज़मीन के नीचे बोला गया कि ज़मीन खुद ही ज़मीन के अंदर आपको सोना नजर आएगा, बैठ के खोद सकते हैं। तो आप बोलेंगे चलो यही करते हैं। आपने अपना कॉमन सेंस साइड में छोड़ दिया। और जब भी आप अपने दिमाग को यूज करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, ऑटोमेटिकली है कि आप उसमें से बचेगा। कहीं पर कोई फ्रॉड हो, चाहे वो OTP स्कैम से लेके अभी AI वाला जो स्कैम हम बताएं आपको, हर जगह बस आप अपना कॉमन सेंस से बच सकते हैं। दूसरों को कॉपी नहीं करना है। जो हम बताएं अभी कॉपी वाला एग्जांपल हम इतना सारा लिए हैं कि कॉपी से बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका चादर कितना बड़ा है। हिंदी में कहा होता है ना, देते पाँव पसारिए देते लंबी। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखें कि चादर के हिसाब से ही पाँव फैलाएं। किसी के पास ऐसा है नहीं कि जो अंबानी जितना नुकसान झेल सकता है एक उतना लोकल बिजनेसमैन नुकसान झेल सकता है कभी। मान लेते कन्हई साहब अच्छे इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत तगड़ा हो, अरबपति खानदान से आते हों, और नाजिर उस्ताद हमारे जैसे किसी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो जितना ये नुकसान झेल सकते हैं आप उतना झेल सकते हैं। आप बस इनको यहाँ पे देख के जज कर लें कि अरे ये तो यहाँ पे है, तो ये तो इतना पैसा कमा रहे हैं, तो इतना पैसा लगा रहे हैं, हम भी लगाते हैं। ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये नुकसान मत उतना झेल सकते हैं, आप नहीं झेल सकते। तो एक दूसरे को कॉपी कभी नहीं करना। ये कॉपी वाला आदत हमें क्या हो गया देख देख के कि आजकल के समय में इंस्टाग्राम, फेसबुक इस सब पे देखते हैं कि कोई लंबा कार खरीद रहा है, कोई महंगी घड़ी खरीद रहा है, कोई महंगे कपड़े खरीद रहा है, खरीदे दीजिए। उसने महंगी घड़ी खरीदी, आप नॉर्मल घड़ी खरीदिए। ऐसा सुने नहीं कि आप घड़ी में वो टाइम अलग दिखा देगा, आपका टाइम अलग दिखा देगा, ऐसा तो है नहीं। तो एक दूसरे को कॉपी कभी मत कीजिए आप लोग। और जो क्रेडिट कार्ड सबके पास है, क्रेडिट कार्ड पे लिमिट लगा रखा है सबने कि नहीं लगा रखा है? लगाया है कि या नहीं? अगर जिसने नहीं लगाया है जाके वो लिमिट लगा ले। कोई भी यहाँ पे ऐसा इंसान होगा नहीं जो मेरे ख्याल से 10 से 20 हज़ार से ज़्यादा का सामान खरीदता हो एक बार में। कोई है ऐसा सिचुएशन कभी कभार आ सकता है कि इंसान 1 लाख तक का भी सामान खरीद ले, 7 हज़ार खरीद ले, लेकिन वो एक्सेप्शन होता है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इतना कोई स्पेंड करता नहीं। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बेयर मिनिमम पे लगा लें। जैसे कि मेरा लगा हुआ है 10,000। क्यों? क्योंकि कभी अगर नुकसान भी हो तो 10,000 से ज़्यादा का
नहीं होगा 10,000 होते ही मेरा अकाउंट ठप हो जाएगा। क्योंकि हम कितना भी अपने आप को समझदार बोल लें, कितना ही आप लोग का क्लास ले लें, लेकिन चांसेस तो है कि हम भी ठगे जाएं। तो उस चांसेस के लिए कोई भी आप इतना बड़ा है नहीं कि जो बोल दे कि हम कभी साइबर ठग का शिकार हो ही नहीं सकते, सब हो सकता है। और जिसने मान लिया कि वो साइबर ठग का शिकार नहीं हो सकता, सबसे पहले वही होगा। तो अपने पास वो लिमिट लगा ले, और वो लिमिट अपने हिसाब से लगाए। जिसमें 10,000 लगा हुआ है, आपको पता है उससे ज़्यादा हम शॉपिंग करते नहीं। और जब करना हो तो कितना टाइम लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता, लिमिट बढ़ा लीजिए आप। ठीक है, तो लिमिट सब लगा के रखें क्रेडिट कार्ड में। और मान लीजिए जब आपके ऊपर ये फ्रॉड हो जाए तो क्या करें? जब फ्रॉड हो जाए आपके ऊपर, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप तुरंत इमीडिएटली जितना आपका बैंक एक्टिवेट है, जैसे बैंक में आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिवेटेड है, ऑफलाइन POS मशीन पे आपका स्वाइप एक्टिवेटेड है, सबको जाके बैंक के सेटिंग में जाके ऑफ कर दीजिए। सबसे पहला काम ऑफ कर दीजिए, सब पूरे ट्रांजैक्शन को ही ऑफ कर दीजिए, ठप कर दीजिए अपने बैंक अकाउंट को। ठीक है। दूसरा चीज़, बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके। इसमें टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि सामने वाले ने आपको फ्रॉड करके अपने बैंक में पैसा ले लिया, अगर उसने वो पैसा विड्रॉ नहीं किया तो आप बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे तो दोनों का अकाउंट वो लॉक कर देगा। समझ गए? जब दोनों का अकाउंट लॉक होगा तो वो आपका पैसा जो गया है वो वापस आ सकता है। तो इसमें टाइमली रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप तुरंत जाकर बैंक को रिपोर्ट करेंगे। और तीसरा चीज़ है कि आज के समय में एक टोल फ्री नंबर भी है 1930। जिनको नहीं पता है लिख ले 1930, पे तुरंत कॉल करके कंप्लेन करना है। और आप जो सोचेंगे कि कंप्लेन करते ही पैसा मिल जाएगा, अगर गलती आपकी नहीं है तो पैसा आपको मिल जाएगा। आपका गलती किस केस में नहीं हो सकता है? मान लीजिए जैसे कि बैंक वाले ने आपने ट्रांजैक्शन किया है 5,000 का, और बैंक वाले आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं कि 15,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उस केस में वो बैंक की लायबिलिटी है, आपकी नहीं है। लेकिन कहीं आपने खुद OTP दिया है, कहीं पे आपने खुद पिन डाला है, तो उसमें बैंक की लायबिलिटी है, वो तो आपकी पर्सनल लायबिलिटी है। लेकिन ऑन अ सेफर साइड आप कंप्लेन करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, cybercrime.gov.in। ये जो यहाँ पे एक्सटेंशन है, एक चीज़ और बताना भूल गया, एक दो चीज़ हम आपको बता देते हैं। एक .gov.in गवर्नमेंट का डोमेन नेम है। जो भी गवर्नमेंट साइट है उसका यूज बस गवर्नमेंट साइट कर सकते हैं, इसका .gov.in का। और दूसरा चीज़, अभी मेरे ख्याल से इसको लागू हुए 1 साल या 1.5 साल, एग्जैक्ट टाइम नहीं आता है, लेकिन अब आप देखते होंगे कि जब भी मैसेज आता है, जैसे SBI की तरफ से मैसेज आया, ऐसे लिखा रहता है, इस तरीके से लिखा रहता है ना। आपके पास फ़ोन है, सब अपने फ़ोन में देखिए मैसेज में इस तरीके से लिखा हुआ है कि TET। जब आप गौर कीजिए, आपको फिर समझ में आएगा आप लोग को। देखिए अब आपको बताते हैं मेरे फ़ोन में एस, इसका मतलब क्या हुआ तो बताना चाहेगा? बताइए। प्रमोशनल, एकदम सही। कौन बोला P for प्रमोशनल? नाम क्या हुआ? चलिए बढ़िया है। और बताइए T का मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन। और S का मतलब सर्विस। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब क्यों लाया गया? PTS ये सब टर्मिनोलॉजी फाइनेंशियल फ्रॉड्स को ही रोकने के लिए। कहने का मतलब ये जो P का प्रमोशनल है, ये प्रमोशनल का मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट मतलब कोई भी जो प्राइवेट फर्म है वो अपने उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट या फिर प्रमोशनल प्रोडक्ट दे रहे। ठीक है। और P का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन। कहने का मतलब आप जो भी लेन देन किए हैं कि आपके अकाउंट से दिस मच अमाउंट इज क्रेडिटेड, दिस मच अमाउंट इज क्रेडिटेड, या फिर इस तरीके का जो भी मैसेज हुआ वो आपका E में आएगा। और S फॉर सर्विस। सर्विस में क्या आएगा? आपको बताना चाहेगा? आप ही बताइए। सर्विस में सर ट्रांजेक्शन अलर्ट्स आता है। ट्रांजैक्शनल अलर्ट्स बहुत बार जो प्राइवेट कंपनीज के OTPs भी होते हैं वो S में ही आते हैं।
तो एक चीज़ याद रखिए कि जो ट्रांजैक्शन वाला OTP है, अगर आपका P में आ रहा है, कहना मतलब P करके कुछ लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई दिस, तो P में कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इसको गौर कर लीजिए, आप लोग का आधा काम यहीं पे बन जाएगा। गवर्नमेंट ने जो स्कीम लाया है, तो जो ये नोमेनक्लेचर लाया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर P में प्रमोशनल में आपका अकाउंट में अगर आ रहा है कितना पैसा कटा है, इतना पैसा आया है, तो वो गलत है, वो P में आना चाहिए। ठीक है? और P में तो OTP बिल्कुल नहीं आएगा। ज़्यादातर क्या होता है, सबसे ज़्यादा मिसयूज तरीका P ही है। P को रजिस्टर करना सबसे आसान है। P को रजिस्टर करने के लिए बस कुछ नहीं करना, आपको वहाँ पे जाना, आपको बताना है कि आप किस मार्केटिंग में किस फॉर्म में आप इंक्लूडेड है। बाकी T और S के लिए थोड़ा सा गाइडलाइंस है। और एक और रहता ना TTS और एक और सब करते। और उसके बाद आप अपने यहाँ के डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। ठीक है? जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे मान लीजिए कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, तो हमारे यहाँ पे आपने इन्फॉर्म नहीं किया और किसी वजह से वो किसी कंपनी में आ गए, तो यहाँ पे इंक्वायरीज भी हो सकती हैं। तो आप अपने साइड से कम क्लियर रहेंगे कि हमने टाइम रहते बता दिया। चलिए, बाकी तो मेरे ख्याल से क्लास से ज़्यादा हम टाइम ले लिए, लगभग 1.5 घंटे का क्लास ले लिया। फिर से हम एक चीज़ और बोलेंगे कि आपको भले समझदार, आप लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन आपके परिवार में आपका बच्चे इसको संभालता है, आप किसी से बात बस एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं। अगर वो आप पे ट्राई करे तो सब लोग अपना नया एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लेंगे। हम गलत बोल रहे हैं? जब ऐसा जब इतना मुश्किल से आप लोग पेट्रोलिंग नाका कर करके इतना मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं, तो उस पैसे का ध्यान दें। और पैसे का ध्यान रखने के साथ साथ अपने सोशल मीडिया में जाता था वो पोस्ट, जैसे वो ट्रिप पे गया तो ट्रिप पे पोस्ट कर रहा है कि विथ माई फैमिली, तो पता है कि सामने वाला अपने फैमिली आपको सबसे पहले पोस्ट करने का कोई इनाम दे देगा, राष्ट्रपति पुरस्कार है कोई ऐसा फर्स्ट पोस्टिंग पुरस्कार है? नहीं होता तो इंतजार कर लीजिए आप लोग। लंगर न्यूज में मत पढ़िए जब तक वो न्यूज ट्रस्टेड वेरीफाइड ना हो। कोई कितना पैसा कमा रहा है, कोई कितना पैसा कमा रहा है, कोई कि अभी भी बोला करते कि मेरा देखो 100,000 हो गया, और ये देख देख के मान लीजिए रामदयाल उस्ताद, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉटरी गैम्बलिंग। चलिए, हम आपको एक अपने ही दोस्त का एग्जाम्पल देते हैं, वो अभी भी फंसा हुआ है, और उस एग्जाम्पल से शायद आप लोग के दिमाग में क्लिक करें। और मेरे दोस्त यानी पढ़ा लिखा इंजीनियर है वो, तो यानी हम समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे 2 साल की स्कैम हो सकता है। वो क्रिप्टो स्कैम है, जो आपका क्रिप्टो है, ये क्या है? क्रिप्टो का केस। क्रिप्टो किसी को पता है किस तरीके से क्रिप्टो का वैल्यू आता है? क्रिप्टो काम कैसे करता है? चेन बाय चेन, ब्लॉक चेन, चेन बाई चेन। लेकिन उसका वैल्यू कहाँ से आता है? वो जो एनर्जी कंज्यूम करता है एक ब्लॉक बनाने में, उससे उसका वैल्यू आता है। चलिए, इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोगों को बस हम बता देते हैं कि उस ब्लॉकचेन में काम कैसे पूरा पूरा इस तरीके में बेस्ड है कि आपको उसका वैल्यू कितना लगता है। वैल्यू लगने का मतलब एक साथ अभी मेरे ख्याल से 2-3 पॉइंट थे जो बीच में बंद हुए थे, नाम हम भूल रहे हैं उसका, ठीक से कुछ नाम तो उसका। उस पॉइंट का वैल्यू 38,000 से गिर के सीधे रुपयों में आ गया था। 1000 से गिर के सीधे 100 के नीचे आ गया था। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि इसका कोई वैल्यू है ही नहीं। तो इसका फायदा उठा के बहुत सारे लोग पैसा कमाएंगे, क्योंकि स्पेकुलेशन के ऊपर है। हमको लग रहा है ऊपर जाएगा, सबको लग रहा है ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट। सबको लग रहा है नीचे आएगा, नीचे गया तो भी प्रॉफिट, क्योंकि आप प्रेडिक्ट सही किए। लेकिन ये तो प्रिडिक्शन है ना, प्रिडिक्शन में कोई बेसिस। जैसे कि आप एक पल को बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे पेट्रोल मान लीजिए यूएस अभी पीछे पड़ा हुआ कि तेल हम नहीं देंगे, पड़ा हुआ है ना पीछे, तो आप एक पल को ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि चलो मोटरसाइकिल में अपना गाड़ी में पूरा पेट्रोल भरवा लेते हैं। क्या पता है कि अगर वो निर्यात में बंद लगा दे तो पेट्रोल का प्राइसेस ऊपर चला जाए। ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं और जो चीज़ एक्सपर्ट्स भी नहीं, एक्सपर्ट्स कहने का मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस, जो इंडेक्स फंड, जो निफ्टी, इन सब में पैसा लगाते हैं, ठीक है इंडेक्स फंड में लगाइए, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं
उनके लिए बता रहे हैं आपको हम 1997 या 1998 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जापान के इन्वेस्टर के लोगों के लिए हम एग्जाम्पल अरबों का मान मल्टी बिलियनर उस वक्त बहुत है, उसमें उसका नुकसान हुआ और वो सुसाइड कर लिया। और वो इतना ज़्यादा मतलब पहुंचा हुआ था कि उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता था। मतलब हमारे जैसे IIT है, वहाँ पे IIT IIM मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इससे वो पढ़ लिख के वो पहुँचा था वहाँ पे, तब भी वो अपना लॉस बचा नहीं पाया। और लॉस बचाने का मतलब ये है कि हमारे नज़र में हमारा खुद का एक एस्टिमेट बन जाता है कि इससे नीचे तो आ नहीं सकते। बाकियों के लिए वो ट्रेडमार्क की काश यहाँ तक पहुँच जाए, है ना। मान लीजिए देव साहब के घर के बगल में कोई होगा जो बहुत बड़ा कोठी बना के रहा होगा, तो देव साहब का मकसद होगा कि उस कोठी तक पहुँच जाए। लेकिन जो कोठी में रह रहा है वो सोचेगा कि मेरा महल जैसा कुछ बन जाए। सेम उसका कंडीशन था, उसके पास मतलब मल्टी बिलियनर होने के बाद भी उसने बस अपना एसेट का 70% हो जाता, बाकी जो 30% था उसमें भी अपना ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकता था। लेकिन फिर भी वो क्यों लटक गया? क्योंकि उसके नज़र में वो लालच कि हम यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पे आ गए। और हमारे फोर्सेज में सबसे बड़ा कारण कोई सुसाइड का है तो वो है फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि ज़िंदगी इंसान इस कमाई के चक्कर में लगाता है और जब वो हो जाता है तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बस हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि लास्ट में फिर से हम एक चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि कॉमन सेंस और लालच, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए और लालच को कंट्रोल में रखिए, आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपका हम टाइम ज़्यादा खा लिया और आप लोग जाके थोड़ा सा रेस्ट कीजिए।